आज हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज के जो प्रश्न होंगे वो होंगे 1 दिसंबर 2025 के प्रथम शिफ्ट के प्रश्न होंगे। और आज जो हम प्रश्न देखने वाले हैं वो विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम के दौरान बड़े ही फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि इन प्रश्नों पे आधारित ही आपको परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम आते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है कि एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि ये है आपका, यहाँ पे ये आपका अवतल दर्पण है और यहाँ पे जो वस्तु की दूरी है वो फोकस दूरी बताया गया है 15 सेंटीमीटर, यानी ये एफ है, और वस्तु रखा गया है 30 सेंटीमीटर पे, यानी सी पे रखा गया है। क्योंकि हम जानते हैं फोकस दूरी का दुगुना होता है आपका वक्रता त्रिज्या, यानी वस्तु को जब सी पर रखिएगा तो ये प्रतिबिंब जो बनता है ना, वो प्रतिबिंब बनता है आपको सी पे ही बनता है। तो यानी अब दर्पण के बाएं बगल अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो माइनस में होता है, यानी इस तरफ ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। ऑप्शन बी -30 सेंटीमीटर। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो फॉर्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HCOOH, यानी ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मनुष्य में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु उत्तकों को निरूपित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, नर जनन तंत्रिका शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य क्या है। तो नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका जो होता है वो वृषण में जो शुक्राणु होते हैं उनको मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का काम करता है, यानी शुक्राणु को अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना इसका काम होता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, बोर्स के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर डैश परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विविक्त कक्षाओं में, यानी विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, कोशिका में लाइसोसोम की भूमिका क्या होती है। तो कोशिका में लाइसोसोम की भूमिका होती है विजातीय पदार्थों को पाचन करना। और इसके अलावा क्या होता है, कोशिका को अगर लाइसोसोम को लगता है कि कोशिका में विकार उत्पन्न हो गया है तो वो अपने आप को नष्ट कर लेता है, जिससे क्या होता है वो कोशिका भी नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक सामान्य परिस्थितियों में नीली गैर कजली लौ यानी नन सूटी फ्लेम के साथ जलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एथेनॉल। एथेनॉल जब जलता है ना तो उसमें काला धब्बा या काला धुआं नहीं दिखाई देता। इसके अलावा अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन करने वाली जंतुओं में अनुवांशिक विविधता निम्नलिखित में किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो लैंगिक जंतुओं में अनुवांशिक विविधता जो है किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संतानें दोनों जनकों से यानी नर से और मादा से जीन प्राप्त करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, धातुओं में वैद्युत अपघटनी परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान विद्युत अपघट्य से धारा प्रवाहित करने पर डैश से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में विलीन हो जाती हैं। तो एनोड से, तो एनोड पे क्या होता है आपका अशुद्ध धातु होता है, इसलिए वो विमुक्त होकर आपको विद्युत अपघट्य में विलीन हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, यदि लंबा टी छोटे टी पे प्रवाही है, गोल बीज बड़ा आर झुर्रीदार छोटे आर पे प्रवाही है, तो उस पौधे के
जीनोटाइप की पहचान कीजिए जो छोटी ऊंचाई और गोल बीज को दर्शाता है। तो छोटी ऊंचाई के लिए छोटा टी करेंगे इस्तेमाल, और बड़े गोल बीज के लिए बड़ा आर इस्तेमाल करेंगे। तो टी टी आर आर, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है 20 न्यूटन की बल है, यानी एफ इक्वल टू दिया है आपका 20 न्यूटन, और एम इक्वल टू दिया है आपका 4 kg दिया हुआ है। तो पहले हम ए कर लेते हैं। ए इक्वल टू होता है एफ बाई एम, यानी 20/4, यानी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका त्वरण आ गया। अब क्या निकालने वाले हैं हम जानते हैं कि v इक्वल टू होता है u प्लस AT होता है। तो u तो 0 है, तो u 0 दिया हुआ है, प्लस एक्सक्लेशन आपका जो आया हुआ है 5, और टाइम क्या दिया हुआ है 5, टाइम भी 5 है, यानी हो जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकेंड। आपका ये अंतिम वेग आ जाएगा, आंसर सी होगा उत्तर। अगला जो प्रश्न है समभारी का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है? तो परमाणु क्रमांक अलग होते हैं। देखिएगा, समभारी का अर्थ होता है उनके आणविक जो भार होते हैं वो एक समान होंगे, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक वो अलग होंगे। परमाणु क्रमांक अलग होने के मुख्य कारण है उनके जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव समानांतर होते हैं। प्रिज्म में जो आपतित किरण होती हैं और निर्गत किरण वो समान होते हैं। अगला जो प्रश्न है एक समान गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है गलत है? एक समान गति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है, इसको चुनना है। तो गति के समय लगातार बदलती रहती है, गति समय के साथ बदलती रहती है। यानी एक समान के लिए क्या होता है, आपको त्वरण शून्य रहता है, वेग अपवर्तित रहता है, यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पिंड समान समय अंतराल के समान दूरी पर तय करता है। यानी मान लीजिए 10 किलोमीटर तय किया 1 घंटे में, फिर अगला 10 किलोमीटर भी 1 घंटे में, उसके अगला 10 किलोमीटर भी 1 घंटे में ही तय करेगा। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन अम्लीय है? तो उसके लिए ज़रूरी है मेथिल ऑरेंज लाल होगा, फिनफ्थलीन रंगहीन रहेगा, और ब्लू लिटमस लाल लिटमस में बदल जाएगा। यानी ये बतलाता है कि विलयन क्या है, अम्लीय है। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा प्लास्टिड वाले वर्णक पौधों को पीला, नारंगी और लाल रंग प्रदान करते हैं? देखिए, पौधों में 3 प्लास्टिड होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसमें वो रंगहीन होता है, यानी उसके द्वारा पौधों में कोई रंग प्रदान नहीं किया जाता है, जैसे जड़ में जड़ रंगहीन होते हैं। अगला होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, पौधों को बहुत सारे रंग प्रदान करता है, लाल, नीला, पीला, हरा। हालांकि ये बहुरंगीय प्रदान करता है, हरा के अतिरिक्त, हरा को छोड़ के। और फिर तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। ये ऑप्शन बी होगा। अगला जो प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा, चुंबक में जो आपको क्षेत्र रेखाएँ होती हैं ना, तो बाहर में उसको यहाँ पे नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो बाहर में नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण होती है, लेकिन अंदर में दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वनों और जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य है? इसमें क्या होता है, विरासत में मिली जैव विविधता का संरक्षित करना। देखिएगा, हमें जो पूर्वजों के द्वारा जैव संसाधन मिले हैं उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने जनरेशन को एक सही और विस्तृत जैव विविधता प्रदान करना है।
अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है? तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट को कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाएगा। कारण क्या है कि इसमें हाइड्रोजन ही देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन जिस यौगिक में होते हैं उसे ही कार्बनिक यौगिक माना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी और जीवाश्म ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन में को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और ये ग्रीन हाउस के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस है। अगला जो प्रश्न है, एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है। यदि हम g बराबर 10 मीटर पर सेकंड ले तो वह वस्तु फेंके जाने के समय उसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी? देखिएगा, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकिएगा ना, तो जैसे ही वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उसका जो अंतिम वेग शून्य हो जाता है, तो v जगह हो जाएगा 0। उसके अलावा उसका g दिया हुआ है आपका 10 मीटर पर सेकंड दिया है और उसका ऊंचाई दिया है h दिया हुआ है आपका 20 मीटर दिया हुआ है। तो आइए हम निकालते हैं, होता है v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर माइनस GH 2GH होता है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, v तो 0 है तो ये इसको 0 कर देंगे। इसके बाद क्या है आपको u स्क्वायर तो दिया नहीं है ना, उसके बाद 2 इंटू 10 इंटू 20 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका v माइनस, यहाँ पे u स्क्वायर u माइनस दिया हुआ है तो हो जाएगा u स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये 400 हो जाएगा। अब क्या है तो u स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400 और उसके बाद u को u बराबर हो जाएगा 400 का अंडर रूट करेंगे तो u बराबर हो जाएगा 220 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला जो प्रश्न है, एक पदार्थ के दो तारों की लंबाई समान है लेकिन उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 दिया है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, जो अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, वो प्रतिरोध के अनुपात के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा होता है। यानी जो 1:4 दिया है तो उसका प्रतिरोध होगा 4:1 होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। अगला जो प्रश्न है, एक मशीन को 30 सेकेंड में W जूल कार्य करती है तो मशीन की शक्ति P है, तो वाट निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा सही रूप से दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, P इक्वल टू W/T। अगला जो प्रश्न है, एक परमाणु में 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? यानी आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो आणविक जो द्रव्यमान निकालने के लिए होता है, ये होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी हो जाएगा 11 प्लस 12 यानी 23 हो जाएगा, यानी 23 उसका परमाणु द्रव्यमान होगा।